बीएचपी के कार्यक्रम में बयान देकर विवादों में घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। जस्टिस शेखर यादव ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉलेजियम से मुलाकात की है। उन्हें अपने विवादित भाषण पर अपना रुख साफ करने के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यादव ने कहा कि उनके भाषण को पूरे संदर्भ में समझा नहीं गया, कुछ हिस्से उठाकर विवाद पैदा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस को याद दिलाया कि जज का कोई बयान निजी नहीं होता, संवैधानिक मानदंडों के हिसाब से ही अपनी बात रखनी चाहिए। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, यहाँ पर क्या कुछ जानकारी, क्या इनपुट मिल पाया इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए कल शाम में यह मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम जजों से। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस अभय एस. ओका से मुलाकात हुई है जस्टिस यादव की। और जस्टिस यादव ने इस मुलाकात के दौरान ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय दे चुके हैं। उन्होंने भी यही बात कही थी, लेकिन उनके भाषण को गलत संदर्भ में पेश किया गया और उनके कुछ हिस्सों को काट कर मीडिया ने इस तरह से दिखाया जिससे विवाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हुए। जी निपुण, कुछ ऑडियो ग्लिच है यहाँ पर, हम वापस लौटेंगे आपके पास। तो भाषण का पूरा संदर्भ समझा नहीं गया, ये कहना है था जस्टिस शेखर का, लेकिन काफी जो कॉलेजियम था वो आश्वस्त नजर नहीं आया। ये जानकारी निपुण सहगल हमारे सहयोगी दे रहे थे। संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। बाबा साहेब पर दिए इसी बयान पर कांग्रेस अमित शाह को घेर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। खड़गे ने भी अमित शाह पर हमला किया, कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया। उससे एक बार फिर साबित हो गया कि बीजेपी और आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं। गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश के दलित समाज के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भगवान वाला ही काम किया है। बात सिर्फ कांग्रेस तक नहीं रही, तेजस्वी ने भी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी ने कहा कि संविधान निर्माता को लेकर गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा करते हैं, अमित शाह से माफी की मांग करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर अतीत और वर्तमान को लेकर हमला बोला। अमित शाह ने आरक्षण, पर्सनल लॉ बोर्ड और संविधान जैसे मुद्दों का जिक्र किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब भी सामने आ गया। संविधान पर चर्चा के जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र किया, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल शरिया क्यों नहीं भाई? मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। अमित शाह ने अपने भाषण में एक बार फिर से यूसीसी का संकल्प भी दोहराया। मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। उनको कहना है मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया, मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है। संविधान पर चर्चा के जवाब में अमित शाह ने मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। अमित शाह के कांग्रेस पर छोड़े शब्द के तीरों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया और उनका भाषण गुमराह करने वाला बताया। रोज उठ के इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को, गांधी परिवार को गालियां दी। और वहीं लोकसभा में हंगामे के साथ जो है एक देश एक चुनाव वाला बिल पेश हो किया गया। बीजेपी के सहयोगी दलों ने बिल का समर्थन किया और इसे देश हित में बताया। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए कानून मंत्री ने तर्क दिया कि इस फैसले से न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि वक्त भी बचेगा। इससे पहले एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग भी हुई, जिसमें लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में 198 वोट पड़े। Honorable Speaker sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963 and Act 2019। ये
मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी, जेडीयू और आरएलडी ने भी बिल का समर्थन किया। पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया ताकि ये बाध्यता हो जाए। अब एक देश एक चुनाव बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की तैयारी हो रही है। साथ ही बीजेपी अपने सांसदों के वोटिंग के दौरान गैर हाजिर होने की वजह भी तलाश रही है। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव के अपने संकल्प को साकार करना चाहती है, लेकिन विपक्ष की ओर से विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो गया, जिस पर राजनीतिक दलों के सुर अलग अलग सुनाई दिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल। कांग्रेस के बाद एसपी, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी बिल के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। कई मुद्दों पर कांग्रेस से अलग राय रखने वाली टीएमसी ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब राज्यसभा में जेपी नड्डा के रोहिंग्या पर दिए गए बयान पर सियासी तापमान चढ़ गया है। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि नड्डा ने पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बता दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह के वोट कटवाने के बयान पर ऐसा बोल गए जिससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई। संविधान में इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। जेपी नड्डा ने अपने बयान में रोहिंग्या के साथ पूर्वांचल का नाम लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भड़क गए। उन्होंने नड्डा पर पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या, बांग्लादेश कहने का आरोप लगा दिया। आप हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोलेंगे, रोहिंग्या बोलेंगे, हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे? यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का कोई अपमान करेगा, उसके खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। मामला बढ़ा तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर गए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर नड्डा का वीडियो फैलाने की अपील भी कर दी। साथ ही जेपी नड्डा से बयान पर माफी की मांग भी की। पंजाब में किसान पटरियों पर धरना देंगे। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। तो वहीं शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर अड़े हैं, जिनके पूरे न होने पर किसान संगठन आज पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल रोको आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार से मांगे मनवाने के लिए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं, जिसकी वजह से उनकी तबियत भी बिगड़ती जा रही है। अब हिसार के 100 किसान उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल वर्गी जी शख्सियत है, इन्हें किते गवा ना बैठे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, बड़ी अहम है, ਸਾਨੂੰ चिंता है बहुत बड़ी। डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के घटकों की आज चंडीगढ़ में किसान भवन में बैठक होगी, जिसके बाद एक डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करेगा। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गठित कमेटी से किसानों से बातचीत करने को कहा था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बैग शीतकालीन सत्र में चर्चा का विषय बन गए। चर्चा बैग की कीमत या फिर ब्रांड को लेकर नहीं है, बल्कि उस पर लिखे गए संदेश को लेकर हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी में सियासी तापमान चढ़ गया है। लोकसभा में इस समय प्रियंका गांधी के बैग की चर्चा खूब हो रही है। पहली तस्वीर में अदानी का विरोध करने के लिए काले रंग का बैग, दूसरी तस्वीर में फिलिस्तीन की आजादी की मांग वाला बैग, तीसरी तस्वीर में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए बैग कह लीजिए या फिर झोला। भारतीय सियासत में प्रियंका गांधी के झोले सुर्खियां बटोर रहे हैं और इन पर सियासत भी तेज हो गई है।
यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भी फिलिस्तीन वाले झोले का जिक्र कर दिया। तो कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। जब गिरिराज सिंह से झोलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। दरअसल झोले को विरोध का बैनर बनाकर प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं, जिसकी गूंज पाकिस्तान में भी होने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया पर प्रियंका की तारीफ में पोस्ट किया कि प्रियंका गांधी ने अपनी धाक जमाई है। ये बहुत शर्मनाक है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। और बात महाराष्ट्र की सियासत की। उद्धव ठाकरे की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम के 24 दिन के बाद मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, इसकी बानगी देखने को मिली महाराष्ट्र की सियासत में। जब शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर सियासत में नई हलचल पैदा कर दी। उद्धव ठाकरे बुके लेकर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नए सीएम बनने की बधाई देने पहुंचे थे। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने हाथ बढ़ाया और फडणवीस ने उसे गर्मजोशी से थाम लिया, जिसके बाद उद्धव ने फडणवीस को सीएम बनने की शुभकामनाएं दी, साथ ही अपने मन की बात भी कही। उद्धव ठाकरे एक तरफ जहां फडणवीस से मिले तो वहीं वीर सावरकर को अब तक भारत रत्न न दिए जाने पर भी सवाल उठाए। मुळामध्ये सावरकरांना भारतीय जनता पक्षाने एकदा भारत रत्न द्यायला काय हरकत आहे, का देत नाहीये? द्या ना त्यांना भारत रत्न। अगदी तारखांसकट ती पत्र कधी गेले हे माझ्याकडे आहे। त्याच्यामुळे जर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन म्हणजे आताचे तेच आहेत, पण त्यावेळेला केलेली विनंती अद्याप भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते मानत नसतील तर त्यांना सावरकरांबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही। और अब बात बिहार की। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए। बिहार में चुनाव में भले ही साल भर का वक्त हो, लेकिन शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। नीतीश पहले महिला संवाद कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन उसका नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया है। यात्रा की तारीख और नाम बदलते ही सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री अपनी आदत, चरित्र, चाल चलन और चंचलता के चलते एक पखवाड़े में एक ही यात्रा का कई बार नाम बदल चुके हैं। पहले महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा। ये दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितने अशांत और अस्थिर हो चुके हैं। आरजेडी ने तो दावा किया कि तेजस्वी की माई बहन मान योजना के ऐलान से घबराकर नीतीश ने यात्रा का नाम बदला है, जिस पर जेडीयू ने पलटवार भी किया। इस बात की प्रगति ये बिहार की दुर्गति कर दी है। अरे प्रगति यात्रा तो क्रमिक विकास का एक सूचक है। सियासी वार पलटवार के बीच तेजस्वी ने 10 सवाल भी नीतीश कुमार से किए, जिसमें यात्रा पर खर्च, समस्याएं और शराबबंदी शामिल है। यूपी के संभल के कार्तिक महादेव मंदिर का सर्वे आज करवाया जा सकता है। सर्वे से पहले वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं सरायतीन इलाके में बंद पड़े राधा कृष्ण मंदिर को फिर से खोल दिया गया, जहां पूजा पाठ शुरू भी हो गया है। कार्तिक महादेव मंदिर का सर्वे करने एएसआई की टीम आज वहां पहुंच सकती है। मंदिर और परिसर के कुएं से कई मूर्तियां मिली हैं, जिसके बाद संभल के डीएम ने मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई को खत लिखा है। मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संभल में जो मंदिर मिला है उसके आसपास की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और इसकी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीरें क्या हैं, सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है वो निगरानी की जाएगी। वहीं कार्तिक महादेव मंदिर में श्रद्धालु के उमड़ने का सिलसिला जारी है। ये है संभल के सरायतीन इलाके का राधा कृष्ण मंदिर। ये मंदिर भी कई साल से बंद था। सिर्फ त्योहारों पर एक परिवार आकर यहाँ पूजा करता था। अब इसे फिर से खोल दिया गया है। जो चार दीवारी मंदिर के चारों तरफ हुई भी है, हम देख रहे हैं। ये मंदिर की जगह इतनी थी और ज्यादा थी? नहीं, मंदिर की जगह इतनी थी। कोई अतिक्रमण नहीं हुआ? अतिक्रमण नहीं हुआ है इसको। इतना तो साफ है कि मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन लोग मंदिर परिसर में पाटे जा चुके कुएं को फिर से खोलने की मांग करने लगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और आरोपों के दाग वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी पड़े। अब उन पर बिजली चोरी का भी आरोप लगा है। प्रशासन की टीम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जैसे ही जियाउर रहमान के घर पहुंची, पूरे संभल में एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा।
हालांकि वहां बिजली विभाग की टीम मीटर को जांच करने पहुंची थी और एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम को साथ लेकर गई थी। बिजली विभाग के मुताबिक बर्क परिवार के घर में 3 पुराने मीटर लगे थे, जिनमें से एक बंद मिला और एक की रीडिंग 0 थी, यानी कि सिर्फ 1 मीटर का इस्तेमाल हो रहा था। जिसके बाद टीम ने तीनों पुराने मीटर को सील कर दिया और नया स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब बिजली चोरी के मामले की जाँच चल रही है। सभी क्या लग रहे हैं मीटर? पुराने मीटर को ले जा करके लैब में टेस्ट करेंगे। इसको अपना सील किया गया है क्या? हाँ, सील करके ले जाएं ताकि कोई इसमें छेड़छाड़ की संभावना कोई न रहे। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बिजली चोरी के आरोपों को खारिज किया है और पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। क्या मतलब बनता है? सारे बिल जमा करते हैं, उसको बिल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। और खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में एक कैफे में गाना बजाने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और आरोपियों में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें शालीमार गार्डन इलाके की हैं, जहां कैफे में गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में पहले बहस शुरू हुई और फिर दोनों गुट एक दूसरे से सड़क पर आकर भिड़ गए। पुलिस के सामने दोनों गुटों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। झड़प के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने आखिरकार मामला शांत कराया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल भी है। दोनों पक्षों में आपस में गाने बजाने को लेकर कहासुनी और मारपीट की घटना घटी थी। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर पुलिस की ओर से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें मजरूब आनंद और सुरेंद्र इन दोनों का मेडिकल कराया गया है और दोनों ही पक्षों के 6 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक वकील, एक जिम ट्रेनर और एक ऑटो सेल्स मैनेजर भी शामिल है। जिम ट्रेनर की बर्थडे पार्टी के दौरान ही कैफे में मनपसंद गाना बजाने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या किया जाए? बिहार के वैशाली जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर मिड डे मील के लिए आया अंडा अपने घर ले जाने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये साहब स्कूल के हेडमास्टर हैं। इनके हाथ में जो झोला है उसमें अंडा भरा हुआ है। वो अंडा जो मिड डे मील में बच्चों को देने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल साहब आरोपों के घेरे में हैं। अभिभावक स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल साहब का विरोध करने लगे। शिक्षा विभाग ने भी प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। मामला गंभीर है, लेकिन प्रिंसिपल साहब आरोपों से इनकार कर रहे हैं। 10 हमको कहा कि सर 210 अंडा हमको मिला। हम कहे 10 अंडा का फिर 210 में कैसे होगा? तो हम गए वहाँ पर, तो ट्रे ऑफिस में था। वहाँ पर जाकर जब कहने लगे तो एगो झोरा जब फटा पूरा झोरा जो था उसमें 10 अंडा लेकर दिया। हम दे दिए रसोईया को और रसोईया के ट्रे में छूट दिए। वायरल वीडियो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है। ठंड के मौसम में बच्चों को उबला हुआ अंडा दिया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि वैशाली जिले के स्कूल में बच्चों के इस अंडे पर हेडमास्टर साहब ही हाथ साफ करते दिखे। अब इंतजार इस बात का है कि हेडमास्टर नोटिस का क्या जवाब देते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश के पन्ना में खुदाई के दौरान मजदूरों को हीरे का एक बेशकीमती टुकड़ा मिला है। अब मजदूरों को उम्मीद है कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। चमचमाता हुआ हीरे का ये टुकड़ा पन्ना जिले में खुदाई के दौरान मिला है। 17 कैरेट 11 सेंट का ये हीरा उन लोगों के चेहरे पर खुशी लेकर आया जो करीब 1 हफ्ते से खुदाई में लगे हुए थे। उन्हें उम्मीद है कि अब ये हीरा उनकी जिंदगी बदल देगा। मजदूरी करते थे हम लोग, 4-5 दिन हफ्ता भर हुई है खदान लगाने। खदान लगाई है और भगवान ने दिया है तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अच्छा, कितने लोगों ने मिलकर खदान लगाई? हम लोग 6 जने पार्टनर हैं। 6 लोग पार्टनर? हाँ, 6 लोग। फिलहाल ये हीरा पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है। इसकी कीमत का अनुमान करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा लगाया जा रहा है, लेकिन असली कीमत का खुलासा तब होगा जब विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे। अभी हीरा पार्क जी के द्वारा इसकी अनुमानित कीमत लगाई जाएगी, जो कि हीरा अधिकारी के आने के बाद बताएंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना की जमीन से निकलने वाले हीरे दुनिया में मशहूर हैं। वैसे तो कहते हैं कि हीरा है सदा के लिए, लेकिन ये टुकड़ा इन मजदूरों के लिए बेहतर जिंदगी के लिए है। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, उसका रुख करते हैं। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है 24 घंटे में विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहूर्त संभव है। सीएम फडणवीस को शिंदे गुट के मंत्रियों की लिस्ट दी गई है। गृह विभाग, बीजेपी और शहरी विभाग शिंदे गुट के पास रहेगा। अजित पवार गुट को मिलेगा वित्त मंत्रालय, रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, ऊर्जा भी
बीजेपी के पास रहेगा, ये भी कहा जा रहा है। एक्साइज मंत्रालय शिंदे गुट से अजित गुट को दिया जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है। बीजेपी कोटे से हाउसिंग मंत्रालय शिवसेना शिंदे को दिया जाएगा। आज अजित गुट अपने मंत्रियों की लिस्ट सौंपेगा और 2 दिन में पूरी लिस्ट राज्यपाल को देंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फडणवीस को शिंदे गुट के मंत्रियों की लिस्ट दे दी गई है। पोर्टफोलियोज क्या क्या होंगे, किसको क्या विभाग मिलने वाले हैं, किस गुट के हिस्से में कौन से विभाग जाएंगे, इसको लेकर आज ये कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर संभव है। देवेंद्र फडणवीस को शिंदे गुट के मंत्रियों की लिस्ट दे दी गई है। गृह विभाग बीजेपी और शहरी विभाग शिंदे गुट के पास रहेगा और अजित पवार गुट को वित्त मंत्रालय मिलेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और ऊर्जा भी बीजेपी के पास ही रहेगा। एक्साइज मंत्रालय शिंदे गुट से अजित पवार को दिया जा सकता है और साथ ही बीजेपी कोटे से हाउसिंग मंत्रालय शिवसेना शिंदे गुट को दिया जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि आज जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर मुहर लग जाएगी, ये कहा जा रहा है। किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है, किस गुट को क्या मिलेगा।